हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है बोर्स मॉडल के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और फिर हमने जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो बोर एटॉमिक मॉडल के ऊपर थे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही थोड़ा और देखते हैं। तो हमें पढ़ना है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए, हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस देखना है। देखिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो डी एक्साइटेशन के अंदर वो कितनी वेवलेंथ या कितने टाइप की वेवलेंथ एमिट करता है वो हम स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर बोलते हैं। तो ये होती है हमेशा n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होती है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब यदि आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप किया फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट, कहां से कहां पे जंप किया, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप किया, तो क्या होगा, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होगी। तो हम बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएंगी हमारे पास 4 माइनस 1 इंटू 4 - 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 3 × 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 लाइंस। कितनी हो जाएंगी, ये 6 लाइंस हो जाएंगी। और ये 6 लाइंस कौन कौन सी होगी, जरा ये भी बात कर लेते हैं। भाई हमने कहा है कि हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं वो ये 4 हैं। तो एक देखिए, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो कैसे कैसे आ सकता है भाई, डायरेक्ट आ सकता है फोर्थ से फर्स्ट। भाई एक पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट फोर्थ से फर्स्ट पे आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो फोर्थ से सेकंड पर आए और सेकंड से फर्स्ट पर आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो फोर्थ से थर्ड पर आए और थर्ड से सेकंड पर आए और सेकंड से फर्स्ट पर आए। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि वो फोर्थ से थर्ड पर आए और थर्ड से सीधा फर्स्ट पर आ जाए। तो ये 4 इवेंट हो सकते हैं। अब इन 4 इवेंट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या जनरेट होगा, देखिए सबसे पहले जनरेट होगा λ1, पहला फोटोन, पहली स्पेक्ट्रल लाइन। दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, ये तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन होगी, ये चौथी स्पेक्ट्रल लाइन होगी, ये पांचवी स्पेक्ट्रल लाइन होगी, ये और छठी स्पेक्ट्रल लाइन होगी, ये। भाई ये अलग अलग वेवलेंथ जनरेट हो रही है ना, तो ये अपन अलग अलग वेवलेंथ काउंट कर सकते हैं। अब इसमें कौन सी वेवलेंथ हम काउंट नहीं करने चाहिए, भाई ये वाला, ये और λ3 सेम ही बात है, तो वो तो रिपीटेशन हुआ ना, तो उसको अलग क्यों काउंट करेंगे। एंड सिमिलरली ये जो है एक, ये दोनों λ4 है, तो इसको भी हमको अलग अलग काउंट नहीं करना चाहिए, एक ही काउंट करना चाहिए, तो हम एक ही काउंट करते हैं। तो ये होती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे अब यदि हम इन सबको एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो ये अलग 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 लाइंस बनेंगी। बात समझ में आई। तो ये होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन को कहीं से कहीं जंप कराए, हम एक चीज यूज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि हमने इलेक्ट्रॉन को जंप कराया फोर्थ से नहीं कराते, सेवंथ टू सेकेंड ऑर्बिट। कहां पे, सेवंथ से सेकेंड के बीच में जंप कराया। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होगी, जरा ये बात करते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 7 - 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6/2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 आ गया। तो 15 लाइंस प्रोड्यूस होंगी। बात समझ में आ गई, कितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी, 15 लाइंस प्रोड्यूस होंगी। क्या ये क्लियर है। अब है ना, यहां पर एक और क्वेश्चन आता है,
वो क्वेश्चन क्या है कि किसी एक स्पेक्ट्रल लाइंस की कितनी लाइंस होंगी, जैसे किसी एक सीरीज की कितनी लाइंस होंगी, जैसे लाइमन सीरीज की कितनी होगी, बामर सीरीज की कितनी होगी, पास्चन सीरीज की कितनी होगी। तो जरा हम ये भी कर लेते हैं। तो यदि हमें ये निकालना हो कि नंबर ऑफ लाइंस फॉर ईच स्पेक्ट्रल सीरीज, तो ये कितनी होती है, ये होती है, यदि अपन लाइमन की बात करेंगे तो लाइमन की होगी जो भी कोई n है, n-1, और ये n कौन सा है, ये इनिशियल वाला है जहां से जंप चालू हुआ। बामर की कितनी होंगी, n-2, इनिशियल से 2 तक आया। पास्चन कितना होगा, n से n-3। ब्रैकेट कितना होगा, n-4। फंड कितना होगा, n-5। और हमफी कितना होगा, n-6। और इन सब में जरूरी है कि n की वैल्यू जो है वो इनिशियल वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी इस वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, वरना वो स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आ सकती। जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप किया है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 7th टू 1st ऑर्बिट। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, जरा ये काउंट कर लेते हैं पहले। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 7-1, 7-1 प्लस 1, ओ 7-1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7 डिवाइड 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 3। टोटल लाइन्स आ जाएगी 21। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आ जाएंगी, 21 स्पेक्ट्रल लाइन्स आ जाएंगी। यदि ये 21 स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी, थोड़ा सा और साफ लिख लेते हैं, तो अब ये 21 स्पेक्ट्रल लाइन्स इन्हीं सब में आएगी, तो हम जरा काउंट कर लेते हैं। तो लाइमन कितनी आएंगी, लाइमन आएगी n, जहां से जंप हो रहा है -1, तो ये आ जाएगा 7-1, 7-1 यानी कि 6। बामर कितनी आएंगी, 7-2 यानी कि 5। पास्चन कितनी आएंगी, 7-3 यानी कि 4। ब्रैकेट कितनी आएंगी, 7-4 यानी कि 3। फंड कितने आएंगी, 7-5 यानी कि 2। और हमफी कितनी आएंगी, 7-6 यानी कि 1। तो आप किसी स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस की कितनी लाइन बनेंगी ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी टोटल कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 20 और ये 21। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इतनी बनेगी। बात समझ में आ गई। तो हम इस तरीके से इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रल लाइंस के जो आखिरी बचे क्वेश्चन थे वो कुछ इस तरीके के होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। देखिए अब है ना, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, हमने हाइड्रोजन पढ़ लिया, हमने बोर मॉडल पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करता है, एनर्जीज क्या क्या होती हैं, ये सब कुछ अपन ने देख लिया है। अब बोर मॉडल के भी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, और बोर मॉडल के क्या ड्रॉबैक है जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। देखिए ड्रॉबैक हैं, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि बोर मॉडल सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वैलिड है, बाकी किसी के लिए वैलिड ही नहीं है। तो ये क्या होता है, सबसे पहला इट इज वैलिड
फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ओनली। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम तो केवल एक ही होगा। भाई यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम की बात करोगे तो आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो, तो ठीक है, हाइड्रोजन एटम हो गया। भाई टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, आपने एक ऐसा मॉडल दिया है जो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए, तो वो स्टैंडर्ड मॉडल कैसे हो सकता है? डेटा मैच खाता है, इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो डेटा सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, बाकी सबके लिए तो है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि भाई केवल हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, और उसके साथ में लगाना चाहे तो हीलियम प्लस के लगा सकते हैं, लिथियम प्लस 2 के लगा सकते हैं, बेरिलियम प्लस 3 के लिए लगा सकते हैं, बोरॉन प्लस 4 के लगा सकते हैं, कार्बन प्लस 5 के लगा सकते हैं, एंड सो ऑन। पर इलेक्ट्रॉन एक ही बचना चाहिए, और जो फर्स्ट शेल में हो तो ही वैलिड है, वरना ये वैलिड ही नहीं है मॉडल। ठीक है। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन Zeeman and Stark इफेक्ट। अब ये जीमैन और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जरा ये बातें करते हैं। देखिए, जीमान या जीमैन, जो भी कुछ आप बोलना चाहे, ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों ही एक्सप्लेन नहीं हुए। देखिए जरा ये समझते हैं, भाई हमने क्या किया, हमने एक स्पेक्ट्रम बनाया हाइड्रोजन का, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन आई मान लेते हैं, और यदि इस स्पेक्ट्रल लाइन को आपने मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया आपने? मैग्नेटिक फील्ड यदि सप्लाई किया, तो ये दो या दो से ज्यादा लाइनें बन गई, ये एक ही ने दो लाइनें प्रोड्यूस की। इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग, और इसको हम क्या बोल देंगे? ज़ीमैन इफेक्ट। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? ज़ीमैन इफेक्ट। और सिमिलरली यदि हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन है, और ये स्पेक्ट्रल लाइन से इस स्पेक्ट्रल लाइन को हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो ये ऐसे दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट कर जाती हैं, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, ये बोर को नहीं पता था। ठीक है। तीसरा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। commented that position of electron and its momentum cannot be measured accurately। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई हाइजेनबर्ग ने बोला कि आपको पोजीशन और मोमेंटम को तो पता ही नहीं है, जबकि आप यहां पे तो पूरा ही क्लासिकल मैकेनिक्स यूज कर रहे हो। भाई आप काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कमेंट कर रहे हो, टोटल एनर्जी के ऊपर कमेंट कर रहे हो, पोजीशन के ऊपर कमेंट कर रहे हो, तो हाइजेनबर्ग बोलता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तीन बहुत बड़े ड्रॉबैक थे, जिन ड्रॉबैक्स के कारण हाइड्रोजन मॉडल को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो अगला मॉडल आने का वेट करते रहे। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। क्या आया? ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ये दिया था डी ब्रोगली ने। ठीक है। तो
अगला टॉपिक जो अपने को पढ़ना चाहिए दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर, और वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम वो वीडियो जब पोस्ट करेंगे तो आप उस वीडियो के अंदर देखिएगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होते हैं, डी ब्रॉगली क्या होता है, मैटर वेव क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।